हम जनता से हैं कि इन दल से हैं। पप्पू यादव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जनता के अलावा। हम सेवक हैं और बेटा हैं, यही रहेंगे। 10.5 करोड़ आदिवासी हैं और 90% आदिवासी के पास फूस का घर है और थाली में दाल और सब्जी नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने दमदार भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जो आरक्षण, धर्म और जाति की राजनीति सब पर खुलकर बात करते हैं, जिसने कोविड, बाढ़ जैसी आपदा में गरीब लोगों की या बिहार के कोशिश की हर किसी की मदद करे, जिसने बिहार बंटवारे का विरोध किया। विरोध इतना बड़ा था कि संसद में बिल ही फाड़कर फेंक दिया। नाम राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है जागरण में आपका। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। आपकी स्पीच काफी ज्यादा वायरल हुई इस बार। आपने संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोला। आप किस तरह से इसे देख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद, चर्चा के बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और चीजें आगे बढ़ी, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई। देखिए, जब आप किसी भी विषय को सच्चाई के साथ रखिएगा, विचारों को, आम आदमी की आवाज़, आम आदमी की ज़िंदगी के साथ अटैच कर पाइएगा, उसकी खुशियों के लिए उसको एक मुस्कुराने का अवसर आपके हर विचारों से मिलेगा, तो जो शब्द हैं, जो जब आम आदमी की आवाज़ आप सदन के नीचे बनेंगे, तो निश्चित तौर पर बातें बहुत दूर तक जाती है। आप मेरा कोई भी, उसके पहले भी हम कई बार अवार्डेड एमपी हैं, क्वेश्चन और डिबेट में सबसे नंबर 1 रहे हैं। मेरा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आप डिबेट उठा के आप देखेंगे, तो मेरा कोई निजी हमला नहीं होता, कोई राजनीति नहीं होती। जो कॉमन इश्यूज हैं, गरीबों के, किसानों के, युवाओं के, रोजगार के, एजुकेशन से जुड़ा, हेल्थ से जुड़ा, हम राजनीतिज्ञों की तरह भाषा नहीं बात करते। अब मुझे सियासत के लिए कोई काम हम नहीं करते और रिटर्न की उम्मीद हम इंसान से नहीं करते। इंसान के बारे में मेरा मानना है, 9 महीना कोख में रहने के बावजूद माँ का नहीं होके, पत्नी जिसका कोई खून का रिश्ता नहीं है, सामाजिकता के कारण अटैचमेंट माँ से ज़्यादा घर बन जाता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मनुष्य के बारे में कि आप कुछ भी उससे उम्मीद नहीं कीजिए। अच्छा, जब संविधान पर चर्चा हुई उस दौरान अंबेडकर का जिक्र हुआ, अमित शाह के भाषण का जिक्र हुआ, कहा, आरोप लगा कि अंबेडकर का अपमान हुआ है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समझिए, मैं एक बात आपसे कह रहा था, इस देश में आज़ादी के वक्त एक रिजोल्यूशन आया था कि हमें गरीबी एजुकेशन को लगभग 0 पे लाना है। इतने सालों के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट को हमें अक्षरशः लोगों तक पहुंचाना है। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो छोड़िए, फंडामेंटल राइट की भी बात इस कंट्री में नहीं हुई। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हम सुई से परमाणु अणुबम पे चले गए, दुनिया की बहुत ऊंचाई पे चले गए। बेसिकली जो हमारी लाइफ है, जो खेती से जुड़ा था, हमारे एजुकेशन से जुड़ा था, हम जैसे जैसे बढ़ते गए, हमारी समय काल पात्र के अनुसार, टाइम, पर्सन, प्लेस वे, सब्जेक्ट के विषय के मुताबिक हमारी ज़रूरत, हमारी नीड बढ़ती गई और हम इकोनॉमी, आर्थिक आज़ादी की बात करने लगे इस कंट्री में। और इस कंट्री के आम आदमी को हम जात पात, धर्म, मजहब में तो बांट देते हैं। उसको हम हिंदू, मुसलमान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साउथ, नॉर्थ, 2 समुदाय के बीच, 2 वर्ग के बीच, 2 समूह के बीच हम इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी विषय पर। लेकिन जब फार्मर्स की बात आती है तो हम उसकी, कृषि को उद्योग की दर्जा की बात नहीं करते हैं। जब मजदूरों की बढ़ाने की बात आती है तनख्वाह, तो उसको हम नहीं बढ़ा पाते हैं। कब से इंदिरा आवास कितने रुपये पे चले आ रहा है, ODF,
वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन, विधवा पेंशन, वही 400 रुपया। दुनिया बदल गई, करोड़ों अरबों खरबों रुपये के एडवर्टाइजमेंट लगने लगे, कपड़े नेताओं की पहनावा और रवा बदल गया, नेताओं के घर पर हजारों करोड़ रुपये, 40 लाख रुपये का लोग पानी पी लेते हैं, 20,000, 50,000, 1,00,000 करोड़ का घर गिफ्ट कर देते हैं उद्योगपति। लेकिन बात जब आप करिएगा नियोजित संविदा अग्निवीर, और उसकी भी संख्या बहुत छोटे, मात्र 184 करोड़, और वहाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अरवा चावल पर जिंदा रखना, 98% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं, 96% लोगों के पास अपना व्हीकल नहीं, EMI पर व्हीकल हो, 78-80% लोगों के पास फूस का घर हो, खपड़े का घर हो, पक्का मकान ना हो, लोन ना मिले, मनरेगा पर जिंदा रहें, परचून की दुकान पे जिंदा रहें, कभी पापड़, कभी गुपचुप, तो कभी अंडा, तो कभी सब्जी, तो कभी दूध, बस किसी तरह नर्क में लाइफ चलता। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आप अंबेडकर की बात करते हो जी। जब इस कंट्री में भगवान को जाति बना दिया जाता है, कृष्ण यादव, राम राजपूत, भगवान परशुराम ब्राह्मीण, विवेकानंद बंगाली, वाल्मीकि डोम, संत रविदास चमार, जब महापुरुष को, भगवान को आप अंबेडकर की बात करते हो। देखो, बीजेपी के ना मैं खिलाफ हूं, ना मैं किसी के पक्षधर हूं। मैं 5 बात को आपको समझाना चाहूंगा। हर नेता अपनी थेथोलॉजी की बात करता है। एक तरफ 11 साल और 6 साल, एक तरफ लंबा समय। बात क्या होनी चाहिए इस कंट्री में? युवाओं को कि जीवन ट्रांसपेरेंट कैसे हो? 40,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना कहाँ से है? मूल्यों पर 10% ज़्यादा किसानों को दाम कैसे मिले? DAP आउट ऑफ मार्केट नहीं जाए? मजदूरों की तरक्की कैसे हो? ODF कहीं हुआ नहीं, जल नल योजना पूरी नहीं हुई, हम आर्थिक बोझ बनते जा रहे हैं। इस सब पर बात नहीं होती है। अच्छा, वैसे मैं आज आपसे एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो CCTV की बात हो रही धक्का मुक्की की, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सच में क्या हुआ था वहाँ पर? कुछ नहीं। पहले तो आप समझिए ना कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के इतने बीजेपी या कोई भी पार्टी जो एग्रेशन में है, सिर्फ राहुल गांधी जी लगातार संविधान खतरे की बात कर रहे हैं। संविधान को ये लोग खत्म करेंगे, डेमोक्रेसी को खत्म करेंगे, जो दिखता है। कैसे दिखता है? 400 पार संविधान खत्म करेंगे, 1 नेशन नो इलेक्शन। एक व्यक्ति की गणेश परिक्रमा में पूरी पार्टी लगी रहती है। अंग्रेज ने फूट डालो शासन किया था, वही तर्ज। खैरात, लोक लुभाना, वोट लेने के लिए कुछ भी करना, बेच देना। बाबा साहब अम्बेडकर की बात ये कैसे करेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर
जिस संविधान को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आज़ादी की कल्पना की थी, वो क्या हुआ? और बाबा साहब अम्बेडकर को रिस्पेक्ट बीजेपी ना आज़ादी में थी, ना सन 42 में थे। बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट बनाए थे, कैबिनेट में थे। सावरकर जी ने तो बीजेपी अम्बेडकर के विचारों को गलत कहा था, भारत के लिए ठीक नहीं है। जब आप न 3 में, न 13 में, न संविधान सभा में, न कुछ में मनुस्मृति और अम्बेडकरवादी विचारधारा और बुद्ध, अम्बेडकर को बुद्ध की आइडियोलॉजी को अपने जीवन में आत्मसात क्यों करना पड़ा? अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड जैसे शोषण के कारण। बुद्ध की जो आइडियोलॉजी थी वो थी वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता का। संविधान का यही मतलब था, सबके विचारों का सम्मान। लेकिन आप कभी भी उठा के देखो, 1990 में जब ये पहली बार सरकार में आए, मंडल कमीशन लागू हुआ तो इन्होंने कमंडल लेके निकले और पूरे देश में आग लगा दी और मंडल कमीशन को कमजोर करने का कोई प्रयास कमी नहीं रखी। ये कहते हैं राजीव गांधी जी का वो इतने मिनट का स्पीच आप सुन लीजिए। राजीव गांधी ने सामाजिक संरचनाओं पर बात की थी, मंडल विरोधी नहीं थे। किस वर्ग, किस समाज को, देखिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी पर बात हो। और बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट याद कीजिए। और अब पहले बीजेपी वाले तो कभी गांधी की बात करते नहीं थे। इनके लिए इनका भगवान और आइडियल सब नाथूराम गोडसे है। और जो सावरकर माफी मांग के जेल से निकले और जिनका किसी भी आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है, उसको ये बाबा साहब अम्बेडकर से ऊपर कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कोई भूल कांग्रेस ने कभी किसी सामाजिक आधार पर हुई हो, समाज में जैसे जैसे बदलाव आता गया वैसे वैसे हमारा संविधान अपने तरीके से काम करता गया। कभी सरदार पटेल ने पत्र लिखी, कभी किसी ने लिखा। अब ये चर्चा बीजेपी क्यों विरोधी? जब नौकरी की बात आई तो इन्होंने नौकरी ही गायब कर दी, वैकेंसी ही खत्म कर दी और प्राइवेट वैकेंसी शुरुआत कर दिया। और प्राइवेट नौकरी में कोई बहाली इन्होंने की थी, आरक्षण की बात की नहीं। हम गरीब ऊंची जात के बच्चों के लिए भी आरक्षण लाए, लेकिन इन्होंने ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी का जो आरक्षण था 50% को बढ़ा के 67 करने का, वहां पर भी इन्होंने रोक दिया। आपने आरक्षण की बात की तो आप चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिले? बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप सामाजिक स्तर को नहीं बढ़ाएंगे। देखिए मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उसकी मूल्यांकन होना चाहिए कि उसका बेनिफिट ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी को कितना मिला, या नहीं मिला, परसेंटेज क्या है, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, प्रमोशन में नहीं, किसी चीज़ों में नहीं। प्राइवेट, चूंकि सरकारी नौकरी नहीं के बराबर है, प्राइवेट नौकरी लगभग ठेका पट्टा आप उठा के देखो, 10.5 करोड़ आदिवासी हैं और 90% आदिवासी के पास फूस का घर है और थाली में दाल और सब्जी नहीं है। एसटी सी की स्थिति वही है, एससी की भी स्थिति लगभग उससे भी बुरी है। तो एक वर्ग जो 17 और 7.5%, 24, 25, 26, 27% जो एक वर्ग है, आज़ादी के बाद के पहले से लेके आज तक वह वर्ग आज भी इकोनॉमिकल मजबूत नहीं है। एजुकेशनल और उस पर लगातार हम बोझ पर बोझ डालते जा रहे हैं। किसी माइंस में उसकी भूमिका नहीं, किसी कोयला में नहीं, अवरक में नहीं, सब उद्योगपति पूंजीपतियों के हाथ में। तो आप चेक एंड बैलेंस कैसे करोगे? मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात क्या है?
भोजन, बस, चिकित्सा, आवास, शिक्षा, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। हम ये सब कुछ बोझ बांध, पानी पर बोझ बन गए, बिना मिनरल वाटर के आप जी पा रहे हो क्या? हवा पर बोझ बन गए। तो जब 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख ठेका पट्टा जो गांव में होते हैं, सरकार है, प्राइवेट है, जब तक आप ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को बढ़ाने के लिए कुछ परसेंटेज आरक्षण नहीं दोगे, तो पप्पू यादव पैसे वाले तो आने ही नहीं देगा। हम बिलो कर देंगे, टेंडर बढ़ा देंगे, हम पैसा दे करके काम निकाल लेंगे। तो मिडिल क्लास और गरीब आदमी क्यों नहीं? जैसे मिडिल क्लास को दिल्ली में 1.5 लाख का पानी का बिल आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है। हमारी सादगी नहीं रह गई, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जब आरक्षण की बात आती है तो मंडल कमीशन का मूल्यांकन होने की जरूरत है। और जब 10% हम बने, बेसिकली आरक्षण गरीब अपने एक समाज को, अपने परिवार को हमने बढ़ाया, तो ओबीसी, ईबीसी, दलितों के बीच ये बहुत नेचुरल है कि उसके पर हमको आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। यदि हम 10% निकाल रहे हैं तो 67% आरक्षण को करने की जरूरत है। और जब बेसिकली नौकरी खत्म हो रहा है और एजुकेशन हम आम आदमी तक इतने आज़ादी के बाद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और एजुकेशन बोझ बन गया एक अर्थ के कारण, प्राइवेटेशन के कारण। 40 लाख, 1,000 करोड़, 80 लाख, 1,000 करोड़ रुपये का एजुकेशन, मेडिकल हब, हम मेडिकल नहीं करा पा सकते हैं। कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज महंगा हो गया, जांच महंगा, सब कुछ महंगा, और पानी महंगा, बिजली महंगा, तो हम सारा बोझ डाल रहे हैं। तो भैया, तो ये तो जरूरत है ना कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे तो हमारा जो एक सेक्टर है, एक वर्ग है जो आगे इक्वलिटी की ओर बढ़ेगा। तो आरक्षण के बगैर कोई आने तो देगा नहीं। तो जब आप उसको नियमता, कानूनता यदि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करिएगा, तो एक बड़ा वर्ग जो 84, 85, 87% जो एक बड़ा वर्ग है, वह वर्ग इकोनॉमी से, एजुकेशन से, जस्टिस से वंचित रह जाएगा। हम लोग राजनीति की बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसी पे चलता हूँ। आप जैसे बिहार, आप बात कर रहे थे सदन की। हाँ जी, तो सदन की बात, आप लगातार प्रोटेस्ट तो आज़ादी के बाद से होती है। मुझे धक्का मुक्की की बात बताइए। आज़ादी के बाद से प्रोटेस्ट होती है। कभी आपने लोकसभा में सत्ता पक्ष को लाठी डंडा लेकर के इस तरह घेर करके लड़ते नहीं देखा था। वो चीज़ों को, सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है और विपक्ष से सकारात्मक बात करता है। आप एक बार जब झूठ कह दिया था अटल जी को, तो पूरा सदन माफ़ी मांगा था। मैं फिर कहता हूँ कि मोदी जी और बीजेपी की मानसिकता आरक्षण कैसे मंडल कमीशन के विरोधी किससे लेकर के स्टालिन और महागठबंधन ने जो आरक्षण और जाति जनगणना को लाया, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो 2003 में से लेकर अभी तक अपने नागरिकता के लिए दलित लोग भटक रहे हैं, जो कानून आया था बहुत सारी चीज़ों में, और कभी हम उसको हम उसी 400 रुपये पर, उसी पेंशन पर, उसी वृद्ध आश्रम पर, उसी खैरात पर हम रखे हुए हैं। तो ये विरोधी है और बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के। अमित शाह जी गृह मंत्री ने जो बात कही वो सामने है कि उसका जो भीतर में जो चीज़ें हैं कि गांधी नहीं गोडसे और अंबेडकर नहीं किसी भी कीमत पर, आरएसएस, ये थॉट चलेंगे। और मनुस्मृति को मानने को अंबेडकर तैयार नहीं, अंबेडकरवादी तैयार नहीं। और आज भी अंधविश्वास और आडंबर का उस पर थोपा जा रहा है। तो अंबेडकर के जब चर्चा हुई और विरोध शुरू हुआ तो लड़ने चल दिए। हम लोग आ भी रहे थे, हम तो, प्रियंका जी आगे थी, राहुल गांधी जी बीच में थे। राहुल गांधी जी आते, नारा लगाते हुए आते एक तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को इन लोगों ने पीछे कर दिया। आगे में थे गांधी की मूर्ति, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति, दोनों को पीछे में कर दिया और इन्होंने मनुस्मृति का ऊपर में लगा दिया और मनुस्मृति की चीज़ें भीतर में रख दी। अब बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी को गायब कर दिया। देखिए, गांधी और अम्बेडकर के खिलाफ इनकी मानसिकता, आप हेडगवार से लेकर के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के, आप वीर सावरकर को, जिसको ये वीर कहते हैं, सावरकर को देख लीजिए। तो प्रोटेस्ट हो रहा था, आपको क्या जरूरत पड़ी भाई?
अब प्रियंका गांधी को रोक लिया। हम जब राहुल गांधी जी चले गए, हम लोग खड़े थे, ये लोग 5 सांसद जाकर के सीपीएम के एमपी को धक्का देके गिरा दिया। तो बच गया, प्रियंका गांधी जी के देह पर गिरते, महिलाओं के देह पर गिरते। फिर आगे बढ़ा खड़गे जी की तरफ, तो खड़गे जी डरे, उनका पैर लड़खड़ा, वो गिर गए। तो प्रियंका जी ने कहा पप्पू जी छोड़ दीजिए, इन लोगों को लड़ने दीजिए, मारने दीजिए। बैठ गई, बोला मारो। तब हमको आगे आना पड़ा और इनके एमपी को हमको रोकना पड़ा। अब फुटेज देख लीजिए मेरा, रोक करके हमको रहना पड़ा कि भैया ये गलत है, बीच का रास्ता तो जाने दो, आप लोग प्रोटेस्ट करो। लेकिन धक्का मुक्की हमसे शुरू कर दिया, अंत में हमको रोकना पड़ा। बात के साथ भी धक्का जी तो फुटेज है भैया, हमारे ही साथ हुआ और उनको धकेल के गिराया। ये तो मरना चाह रहे थे प्रियंका गांधी जी की तरफ, आप समझिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। तब तक हम दौड़ के गए राहुल गांधी जी को कहने, वो सदन के भीतर में थे, 3-4 एमपी बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी को मैंने कहा कि स्थिति बहुत भयावह है, आपको चलना चाहिए और आप जाएंगे तो संभलेगा और आप सबको लेके निकलेंगे सर। राहुल गांधी जी बहुत दौड़ के आए, राइट साइड से निकल रहे थे, उनकी नज़र एक एमपी पर पड़ी जो बगल में बैठा था। कहाँ से तुरंत एम्बुलेंस आ गया, कैसे फिट फाट, सब प्लांटेड था पहले से कि अंबेडकर के मुद्दों को हमको भटकाना है, इसको देश की नज़र से हटाना, बहस का मुद्दा चेंज करना है, जो इनकी फितरत है। हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान, कभी संभाल, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अदानी के मुद्दे आएंगे तो संभाल, तो कभी कुछ। इन हर मुद्दों को ये भटकाते रहते हैं। महंगाई के मुद्दे को, एमएसपी को, क्या हुआ, किसान को कितने मार दिए, क्या वादा किया था, इनकी किस मुंह से बोलते हैं, इनकी नीयत क्या है। मुंह में राम, बगल में छुरी, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। राहुल गांधी को हम बुला के लाए, पूछ रहे हैं तो निशिकांत दुबे कहता है गुंडाई करते हो, है गुंडा राहुल, गुंडाई करोगे, गुंडाई करते हो, क्या गुंडाई करते हो राहुल। तो हमको अंत में निशिकांत दुबे जी को कहना पड़ा कि एलओपी के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे, आपको शर्म नहीं आती। हमें रोकना पड़ा, तो राहुल गांधी जी चुपचाप चले गए। अब मैं बार बार यही कह रहा हूं कि भैया, यदि राहुल गांधी जी ने, मुकेश राजपूत कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीछे में नहीं थे, आगे चल रहे थे, तो आगे से तो धक्का दिया नहीं होगा, तो खुद ही उनके सांसद कर रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि महिला सांसद के पास पहुंच गई, तो इनकी मंशा थी कि महिला सांसद आदिवासी केस इनसे खराब है, समझिए, हरिजन एक्ट लगा पे। ये कितने तेज हैं ये लोग, इसी के खाते हैं ये लोग, लोगों को आवाज करना, ठगना। मैं बार बार कहा, या तो मैं रिजाइन करता हूं या तो आप रिजाइन करो। यदि राहुल गांधी का वीडियो दिखा दो, वीडियो महिलाओं के पास, और अभी तक वीडियो फुटेज होता धक्का मारने वाला, तो मोदी और अमित शाह राहुल गांधी को सड़कों पे नंगा कर दिया होता। आपको क्या लगता है दुनिया का इतना ताकतवर आदमी बकस देता राहुल गांधी जी को? और राहुल गांधी जी से कोई बच्चा, कोई उम्मीद करेगा जिसने कितने परिवार की कुर्बानी देखी, गांधी के थॉट पर बचपन से चले, शास्त्री, पटेल, नेहरू, उस आदमी से आप कभी तुम सुने हो? जो आदमी 10,000 किलोमीटर चल के मुस्कुराते हुए जाए, आप उससे उम्मीद करो कि कभी किसी को धक्का मारेगा? भैया, मैं चैलेंज तो कर रहा हूं और मैं 12 घंटे के अंदर रिजाइन कर दूंगा। वैसे भी मन उब चुका है इस तरह की गंदी राजनीति और संसदीय जीवन से। जब बोलने देता नहीं है, हल्ला करने के अलावा कुछ धंधा नहीं है, एक दूसरे को गाली गलौज करो, अपनी बात न करो, कभी तरक्की होनी नहीं है। हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? जीडीपी मेरा मोदी या गोदी से बढ़ा दो, और गरीबी रेखा 6,000 पर कैपिटा इनकम नहीं है। दिक्कत की बात करें तो बिहार में बहुत ज्यादा दिक्कत है, गरीबी है, पलायन भैया है। बिहार नहीं, सब जगह। यहाँ क्या मेट्रो फ्री, हवा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। दिल्ली में क्या है? क्या बोलते हो भाई? आदिवासी के थाली में कोई सब्जी नहीं है, आप उसका पैसा रोक के रखे हुए हो। आप हर पिछड़ा स्टेट को आप तबाह करते हो।
तो भैया चैलेंज तो हम कर रहे हैं कि आप वीडियो दिखाओ, क्यों नहीं वीडियो दिखाए हो? बस इन्हें डाइवर्ट करना था, सदन में मुद्दे नहीं लाने थे। वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा बिहार की राजनीति की ओर चलते हैं, उस पर बात करेंगे आपसे। कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति? क्या धर्म और जाति पर राजनीति होनी चाहिए? होती आई है, ये सच है। आगे होनी चाहिए भविष्य में या खत्म हो जानी चाहिए? देखिए, धर्म और आप इसको समझिए, हाँ। हम अर्थ युग में हैं, हम धर्म युग में, अध्यात्म युग में, भगवान युग में नहीं है। और कब तक भाग और किस्मत की हम लोग खाएंगे? कब तक हम, बांग्लादेश जब तक धर्म को पकड़ के रखा बर्बाद हो गया। धर्म को छोड़ा, उसकी इकोनॉमी और उसके देश को खुशहाली को देखो आप। पूरा इंडिया वहाँ बिजनेस करने जा रहा है जैसे ही उनकी इकोनॉमी पॉलिसी चेंज हुई। जर्मनी को देखो, जापान को देखो, यूरोप को देखो, आप उठा के देखो। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन है, चाहे वो रूस हो चाहे वो चाइना हो। जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ देश तरक्की कर रहा है, वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है। वहाँ धर्म और जाति नहीं है, वहाँ मजहब नहीं है, वहाँ पर इकोनॉमी है। अब देखो, एक छोटा सा कंट्री इजराइल को देखो ना भाई, अन कंट्री को देखो ना भाई। अब क्यों नहीं देखते? दूसरे देश से सीखते क्यों नहीं हो? एक तो सारे देश दुश्मन आप बना बैठे हो। नेपाल दुश्मन, चाइना दुश्मन, रूस दुश्मन, ताइवान, सभी चारों तरफ आपके दुश्मन हैं। आप उस पॉलिसी को भी नहीं अपनाए। और आप हमेशा कभी कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, होना जाना इससे कुछ नहीं। जब आप गल्फ कंट्री जाओ, जब आप सऊदी जाओ, बाहर जाओ, दूसरे तरफ जाओ, तब तो आप तेल और पेट्रोल के लिए आप बाप कहते हो, तब वहाँ पर मुसलमान ठीक है। और यहाँ आते तो गरियाते हो। बांग्लादेश में आप जाके बिजनेस करो, व्यापार करो। आप बांग्लादेश में हिंदुस्तानी जाकर के अपनी ज़िंदगी को सफ़र करे और बांग्लादेश के सरकार उसको कोऑपरेट करे। और बांग्लादेश के गरीब आदमी यदि रोटी जीने के लिए कभी भारत आ जाए तो रोहिंगी होगी, गाली होगी, राजनीति का कारण बन जाए। हमारे पास आंख में पानी भी नहीं है। हम हिंदुस्तान को जीने का रास्ता देते हैं, अपना देश मानते हैं। अब ये इन्होंने इंदिरा गांधी से सीखा भी नहीं कि 90% फौज बैठे सरेंडर करा दिया बिना गोली के, और बांग्लादेश को स्वाभाविक बना दिया। तो ये जात पात, हिंदू मुसलमान पर कब तक करोगे भैया? धर्म की राजनीति। बिहार की क्या बात करते हो? लिंगायत बोक लिंगायत कर्नाटक में नहीं है क्या? क्या बात करते हो? देवगौड़ा का कौन जात है? सिद्धारमैया का कौन जात है? डिप्टी सीएम का कौन जात है? येद्रप्पा का कौन जात है? जाट और गैर जाट ये नहीं करते हैं। ये तो जहां जाते हैं गाली देते हैं। पंजाब गए तो सिख को दुश्मन बना दिया सबको। मराठा गया तो मराठी का दुश्मन बना दिया। मराठी गुजराती, मराठी बिहारी। मणिपुर गया तो दो समुदाय के बीच। आजाद हिंदुस्तान के बाद 1.5 सालों से दुनिया में कभी देखो आज तक कि हमारी सरकार, हमारी फौज, हमारी ताकत, और 1.5 सालों से बेटियों का बलात्कार चल रहा हो, बच्चों का मर्डर दो समुदाय के बीच हो, कानून और डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाए? कौन जात पात कहां नहीं है? कहीं कम कहीं ज्यादा। पैसे का नंगा पॉलिटिक्स क्या होता है? 300-400 करोड़ रुपया। ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। इनको कुछ भी नहीं आता भैया इकोनॉमी के चलते। ये कहते हैं पहले थे, क्या हुआ? इसीलिए तो ये 4 सपार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? वैसे अभी बिहार में चुनाव भी है 2025 में, भैया कैसे देख रहे हैं बीजेपी? 200-400 करोड़ रुपया खर्च करोगे, कपड़े पर हेलीकॉप्टर 100 पर उड़ाओगे, 100 हेलीकॉप्टर पर खर्च करोगे, चुनाव के पहले खैरात बांटोगे 2,500, 3,000, 4,000, ये योजना, और उसके बाद एक विधायक पर 100 करोड़, 40 करोड़, 20 करोड़ खर्च करोगे। तो जनता इन लोगों को जिता भी दे रही है जो पैसे खर्चे कर रहे हैं, जो राजनेता। उनको लगता है जनता, भैया जनता को यही तो आवाज कर रहे हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट खत्म करो ना अरबों रुपये का। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, चैनल पर जो तुम जनता के टैक्स के पैसे देते हो, कम करना चाह रहे हो ना, तो खत्म कर दो।
टैक्स का पैसा, एडवर्टाइजमेंट बंद करो और एक बजट चुनाव आयोग को दे दो और बोलो कि आप 15 दिनों के अंदर चुनाव कंडक्ट कीजिए। 6 विधानसभा में एक सभा कीजिए बड़ा और वहां सभी कैंडिडेट को बुलाइए, अपना स्पीच दे, जो अच्छा लगे वो करे। ये राष्ट्रपति शासन के द्वारा ये हिटलर की तरह चलाना चाहते हैं कि जरा अब हमारी भारत सरकार गिर गई या नहीं बना तो क्या करोगे, कौन चलाएगा? चुनाव आयोग मेरा नौकर है, जनता का नौकर है, उसको मालिक बनाना चाहते हैं। तो भैया चुनाव आयोग को नॉमिनेट मत करो, चुनाव करा दो, पूरे देश की जनता एक व्यक्ति को चुने। राष्ट्रपति एग्जीक्यूट करने वाला है कैबिनेट को, उसको भी मालिक बनाना चाहते हैं। ये क्या है भैया? डेमोक्रेसी में जो जनता जिसको चुनती है वो ना, तो वहां भी बदमाशी। पीछे दरवाजे से ये राष्ट्रपति शासन लगा के 5 साल राज करना चाहते हैं स्टेट पर, संघीय व्यवस्था पर हमला, विविधताओं पर हमला, हर चीजों पर खतरा। अब जात पात, आप बिहार पे जाते हो, जात पात, बिहार में खाली जात पात है, बिहार में हिंदू मुसलमान है, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान तो यूपी में पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा जाति के आधार पर काउंटर और बुलडोजर तो यूपी में चल रहा है। बिहार तो सब जगह जब केरल दुनिया में जाकर के काम करता है। बिहार गरीब है, बिहार की इकोनॉमी कमजोर है, हमारी फूड प्रोसेसिंग पर बात नहीं होती है, सबसे ज्यादा पर्यटक विभाग है उस पर बात नहीं होती है। चाणक्य से लेके शिखर तक, सुन से लेके मंडन मिश्र तक, रेणु से लेके भिखारी ठाकुर से लेके शेक्सपियर से लेकर रेणु तक, आप उठाओ, एक साहित्यकार है, एक भगवान है, उस पर बात नहीं होती। ना वैशाली पर, ना कृष्ण पर, ना गुरु गोविंद पर, ना सीता पर, ना कर्ण पर, ना अंग पर, ना अवध पर, ना भोजपुरी पर, ना मिथिला पर, कुछ पे नहीं। हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का है, उस पे नहीं, मकान है उस पे नहीं, माछ है उस पे नहीं, इतनी पानी है उस पे नहीं, बस जात पात हिंदू मियां। गरीबी पर बात ही नहीं, पलायन रोकने पर बात ही नहीं, बस क्वेश्चन पेपर लीक आउट होगा, सेंटर बिखरे चले जाएंगे, सेंटर खरीद लो, कोचिंग और बीपीएससी का रिश्ता। नालंदा एक ही जिले से आज 40 सालों से पेपर लीक आउट हो रहा है। अब गुजरात, एक जिला नालंदा, यूपीएससी बीपीएससी 40 लाख 60 लाख 1 करोड़, कैसे जिएंगे भाई? ताला लगा करके ट्रांसफर सीसीटीवी लग करो, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जेल क्यों नहीं जाते ये लोग? कब तक पेपर लीक आउट होगा? कब तक संविदा नियोजित पर 12,000 6,000 ममता आशा आंगनबाड़ी चलेगा? कब तक जानवर की जिंदगी जिएंगे? इस पे चर्चा नहीं। चर्चा करो चुनाव के लिए, जितना मियां हिंदू को, जितना जिस जात को गरियाना हो, जिस जात से नफरत करवाना हो, जिस जात को छोटा कहना हो, 14.5% यादव है, जहां जाओ यादव को करियो। देश भर में मुसलमान है, एसटी एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है, सो सब बात नहीं होगी। थोड़ा सा आपके राजनीतिक जीवन की ओर चलते हैं। थोड़ा वो क्या एक किस्सा जो आपका सबसे ज्यादा फेमस है, ऐसा क्या हो गया था कि आपने संसद में बिल फाड़कर फेंक दिया था बिहार बंटवारा? नहीं, अब बिहार बंटवारा का क्या मीनिंग था भैया? अपने अपने बेनिफिट के लिए बिहार बांट दिया। बीजेपी वाले को लगा हम वहां सत्ता राज करेंगे, इधर लालू जी को लगा हम लोग राज करेंगे। क्यों? तो क्या उपाय था मेरे पास? संख्या नहीं थी, लोगों ने माना नहीं, समझा नहीं, आज भी नहीं समझते। हुआ क्या था एग्जैक्टली? आपने संसद, लालू जी ने कहा था कि हमारे लाश पर बिहार बटेगा, लेकिन बांटने में उन्हीं की भूमिका हो गई। शिबू सोरेन जी संघर्ष किए, बट गया, तो उस वक्त की बात थी। झारखंड के लोगों को लग रहा था कि बिहार में हमको रेस्पेक्ट और हमारी डेवलपमेंट की बात कम होती है, हमारे पैसे से सब कुछ तरक्की होता है, मेरा पैसा हमको आदिवासी को मजबूती से नहीं जाता है।
तो एक सेंटीमेंट था उसका। हमारा था कि बिहार नहीं बटे, और जो लोग बांटे वही लोग सत्ता में हैं। तो अजीब जनता है ना भाई। आपको क्या लगता है लालू यादव की राजनीति के बाद अब तेजस्वी यादव की राजनीति कैसे देखते देखिए, हैं? हम किसी के प्रवक्ता और किसी पार्टी किसी व्यक्ति के नहीं, जो आप हैं, बिहार से इतने मैं इस सब पर चर्चा नहीं करना चाहता। हम्म, अब लालू जी मुलायम सिंह की बात आप आज कीजिएगा, रामविलास जी की बात कीजिएगा, नीतीश जी की, जॉर्ज की, शरद यादव की, अब जेपी लोहिया की बात करने लगी तो कैसे होगा? चीजें बिल्कुल चेंज हो गई। अब तो मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। अब ये चार चीज से बाहर कोई निकलता है इस कंट्री में? इस चार चीज पर पूरी कंट्री चल रही है। फिर बिहार का विकास मनी, कैसे कास्ट, होगा रिलीजन, अगर पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हम्म, अब तो इसी पर सब कुछ है। अब इन लोगों को लगता है कि यही मार्केटिंग करो, खैरात की बात करो, संघर्ष करना नहीं है, कहीं निकलना नहीं है। मौका तो सबको मिला है, लंबे समय से सबको मौका मिला, नीतीश कुमार जी को मिला। क्यों पलायन है? क्यों हमारी पूंजी निवेश हम में नहीं हुई? क्यों गरीबी ये है? दोनों भाई इतना दिनों से रहे हैं, क्या कारण है कि बिहार की स्थिति है? यह जनता को समझना होगा। उन्हीं लोगों के नहीं ये लोग परिवार हैं। इनको भी दो बार लालू जी के कारण डिप्टी सीएम का मौका मिला, अच्छा कर सकते थे, करना चाहिए। वो तो नीतीश कुमार को खत्म करने में इनको बहुत ज्यादा सीट मिल गई। एक तरफ से चिराग जी को कॉपरेट किया, चिराग जी को खत्म, चिराग जी को अब हम तो नहीं बोल सकते। रामविलास जी पर हमला, चिराग जी पर हमला, रामविलास जी का फेंक देना, अंबेडकर को फेंक देना, घर से निकाल देना, पार्टी तोड़ देना, परिवार तोड़ देना, ये बीजेपी ही तो किया। चिराग जी को कहीं का रहने दिया। अब चिराग जी क्या बोले, मांझी जी को बेइज्जत किया, किसको छोड़ा है बीजेपी? बंगारू लक्ष्मण के साथ क्या व्यवहार किया? आरएसएस में 1% लोग हैं? कितने दलित है ईबीसी आरएसएस में? एक भी मंदिर में दलित एसटी एससी कहां है? क्यों नहीं है? क्या विद्वान नहीं होते? पत्रकार में कितने लोग हैं? तो भैया कितने एसटी एससी के मुख्यमंत्री हैं? 14% ज्यादा होने के बाद कितने? कई एक भी नहीं है। इतने माइनॉरिटीज के बाद एक तो मुश्किल से कश्मीर में बनता है। जो लोग परसेंटेज नहीं है, कहीं है ही नहीं, सबसे ज्यादा वही लोग हैं। भैया सामाजिक संघर्ष तो होगा ना। ओबीसी में भी जादव, कोयरी, कुर्मी बढ़ रहा है और जात घट रहा है, ईबीसी खत्म हो रहा है। तो निषाद, मलाह के बाद गंगोत्री, नुनिया, चंदवंशी, कहार, कुम्हार बात करेगा ना। दलित में कह रहा है कि मुसार गायब, डोम गायब, आदिवासी गायब, पासवान कुछ बड़े हैं, चमार उससे ज्यादा बड़े हैं, पासी कुछ बड़े हैं। तो आप स्थिति, संघर्ष तो है। संघर्ष तो आपने कोविड में भी किया, लोगों की मदद की, बाढ़ के दौरान मदद की, फिर बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देती? जिंदगी खुशी के लिए ना, किसी की सेवा आप राजनीति के लिए करते नहीं, हो आप क्या? सेवा करें लेकिन जनता। हम मणिपुर में गए थे मरने के लिए, तो राजनीति थी। भूज में हम भूकंप आया वहां गए थे, 2 ट्रेन ले करके, छोटे बच्चे थे, मेरा बेटा सार्थक गोदी में था, वहां जाके लाश उठाए तो राजनीति थी। पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया, मर जाते हम, राजनीति थी। कोरोना में 10,000 लाश उठाए, एक एक घर रेमडेसिविर और पहुंचाए, 9 महीना घर नहीं गए, बातचीत बंद हो गई, ये राजनीति थी। मर जाते हम, मुंह में मास्क नहीं था, हाथ में ग्लोव्स नहीं था। हम राजनीति करने तो नहीं गए थे, हम तो मरने गए थे। पूर्णिया में ही जो अभी हम 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट है, 5 बार। तो हमने कहा कि मर जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, हम तो मरने गए थे। हमारे खिलाफ तो सभी माफिया, ताकतवर और दल था। गरीब और मिडिल क्लास के लोग नहीं होते, किसी भी जात का यूथ नहीं होता, बेटियां और मां नहीं होती। तो हमको तो लोग मार दिया था। तो हम कोरोना में भी मरने गए थे, बाढ़ में भी मरने गए थे। तो जो मरने वाला आदमी शुरू से जो सबसे लड़ता हो, सच बोलने के लिए
डरता नहीं हो मरने के लिए। हमको क्यों नहीं कोई ईडी सीबीआई चैलेंज करता है? काहे नहीं औकात है? जो डेली बांटता है उसको क्या चैलेंज करेगा? 20 सालों से मेरा घर पर प्लास्टर नहीं हुआ है। 4 लाख 5 लाख रुपया 3 लाख 2 लाख बांटने वाला आदमी के घर पर प्लास्टर कहां से होगा? तो मदद करने को भी आप राजनीति रिटर्न की बात करिए, ये क्या मतलब है भैया? सेवा है ना। आप सेवा का मतलब है एक अच्छी लाइफ, एक इंटरनल खुशी। हर चीज को जोड़िए। बम्बई में घट्टा घट्टा पप्पू, उत्तराखंड में तूफान आया पप्पू, उड़ीसा में तूफान आया पप्पू, कहीं मर्डर हो घटना घटे सबसे पहले पप्पू। उसको आप राजनीति से जोड़िए तो क्या फायदा? आप इतनी सेवा करते फिर भी लॉरेंस की ओर से धमकी मिलती अरे है। कौन किसका नाम ले लेते हैं भैया? ये सब लॉस्ट केस है, वो सब छोड़िए। कौन सा, देखिए, सिस्टम और सरकार माफिया को मदद ना करे तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है, फिनिश्ड हो जाएगा, मर जाएगा। सरकार चाहती है तभी माफिया अपराधी जिंदा रहता है। ये जो जमीन का धंधा है जिसको रियल एस्टेट कहते हो, ये रियल एस्टेट क्या है? नेता, पदाधिकारी, माफिया, पैसा वाला, ये 5 चीजों से तो रियल एस्टेट बनता है। उसका लूट लो, उसका खरीद लो। ये जो बड़ी बड़ी गिद्ध दृष्टि जमीन माफिया है, बालू माफिया, इसका क्या है? कौन हम इस सबसे चुरकुट सबसे डरता है भाई? मरना आपको भी है, हमको भी है। जब आप कहते हो भाग से ज्यादा किस्मत के पहले कुछ नहीं मिलता, यहां से निकलेंगे एक्सीडेंट करेंगे मर जाएंगे। आपके हाथ में है क्या? कैनेडी बच गए थे क्या? इंदिरा गांधी जी बच गई, राजीव गांधी बन गए, बेअंत सिंह बचे, गेल बचे। आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा कोई डेस्टिनी है ना, सोच रही है। सोचने दो ना। आप जो सच है बोलो, ट्वीट करो। बाबा सिद्दीकी का मौत हुआ, हमने ट्वीट किया, बस इतना ही किया। हम किसी से ढेया लेने थोड़े जा रहे हैं। हम किसी जबरदस्ती कुश्ती, लोड़ा कुश्ती थोड़े खेल रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। अब उसके लिए ये करो वो करो, अरे ऊंट बैठियो जाते हो गधा से ऊंचा होता है ना। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। कौन ऐसी ऐसी परवाह करता है भाई? सदन में इतने बड़े ताकतवर आदमी के सामने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से कोई ज्यादा ताकतवर तो देश में नहीं है ना। जब विचारधारा पर हम लोग बिल्कुल अलग होते हैं तो राइफल बंदूक दुनिया बदली है क्या? पैसा से दुनिया बदला है क्या कोई आज तक? जिन जिन लोगों ने शीश महल छोड़ा, वही चाहे राजा अशोक हो, राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे कृष्ण ने छोड़ा हो मथुरा, वृंदावन गए हो, चाहे राम ने छोड़ा हो, चाहे नानक ने छोड़ा हो, चाहे बुद्ध ने शीश महल छोड़ा हो। शीश महल में रह करके कोई महापुरुष और भगवान नहीं बने। दुनिया में कोई शस्त्र और अस्त्र से कभी दुनिया नहीं बदली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? क्या हुआ? तालिबान का खत्म हो गया। किसका गया? यूक्रेन की क्या स्थिति है? ये सुपर पावर, ये ड्रग्स और हथियार पर दुनिया चलेगी। कौन इस सबसे डरता है? इन लोगों को तो चींटी के तरह मसल देगा पब्लिक। ये तो रखे हुआ है पाल करके, कहीं जाने नहीं देता, धमकी दिलवाता है। यही तो धंधा है। जैसे मुसलमान को यहाँ गाली देता है। आज तक 7 को गिरफ्तार किया, कोरोना के समय बोला 7 ने क्यों लाया? क्या हुआ? आप लाए दाऊद इब्राहिम को, अरे हैसियत है तो लाओ ना, लो। बस इसको नफरत पैदा करके राजनीति करना है और ऐसे ही गुंडों को पालना है। पालो। वैसे 2025 का बिहार का विधानसभा के चुनाव की क्या रणनीतियां हैं आपकी? हमारी रणनीति अभी कुछ नहीं है। हम चाहते हैं बिहार में एक बेसिक बदलाव हो। बिहार के बच्चे चाहते हैं, बिहार के किसान और माँ चाहती है, बेटियां चाहती है, बिहार की जनता चाहती है। आपकी बहुत हो गया भात दाल तरकारी खिचड़ी खाते खाते, बहुत हो गया गरीबी देखते देखते, बहुत हो गया क्वेश्चन पेपर लीक आउट होते होते, पलायन करते करते, बहुत हो गया बाहर में गाली सुनते मरते पिटते। अब कोई एक नया रिवोल्यूशन हो, बिहार से शुरुआत होगी। और हम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी से उम्मीद करते हैं कि ये जिम्मेदारी कांग्रेस यदि लेती और कांग्रेस यदि आगे बढ़ती है
तो मुझे लगता है कि बिहार में बड़ा बदलाव आएगा और कांग्रेस के साथ सभी लोग खड़े होंगे। प्रशांत किशोर की राजनीति को कैसे क्या देखते हैं? गेमलर और चीटर सबका नाम ले लिए, बाप रे, ब्लैकमेलर है भैया, सबसे ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलर है भैया, इससे बढ़कर ब्लैकमेलर तो धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। अन्ना हजारे के समय में एक आंदोलन आया, वो भी ब्लैकमेलिंग करके खत्म हो गया। वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ। ये इसको सबसे पहले कौन लाया? कांग्रेस। अमेठी में लगाया। ये किसके हुए? कांग्रेस को छोड़ा, फिर गया मोदी जी के पास, उसको छोड़ा, बोला हम ही एकाधिपत। फिर चला गया नीतीश कुमार, कुर्ता पैजामा पहना दिया इसको, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया, बोला काम करिए। वहां से भाग गया, लात मार दिया, बोला वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, बोला मेरे गुरु से है। वहां से लात मार के चला गया रेड्डी के पास, रेड्डी को बीजेपी में ज्वाइन कर नजदीक कर दिया। फिर रेड्डी को लात मारा चंद्रबाबू नायडू के पास। फिर वहां से आया, चला गया बंगाल में Z+ लिया। फिर वहां से निकला, चला गया गोवा, पैसा लेके। गोवा में 3% भी वोट नहीं लाया ममता दीदी का, इतना पैसा खर्च करा दिया। फिर पंजाब चला गया, वहाँ अमरिंदर को बीजेपी ज्वाइन करा दिया, वहाँ नाश कर दिया। खटिया रैली में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को नाश कर दिया। यहाँ अरविंद केजरीवाल के पास फिर चला आया, बोला अरविंद केजरीवाल कहियो नहीं जीतेगा एक बार के बाद, और दोबारा आपने चलाया। फिर यहाँ से भाग गया। लेकिन उनकी ओर से दावा किया जाता है कि वही राजनीति की सत्ता पलट सकते हैं रणनीति से अपनी। मुखिया लेने का भैया, 60 लाख का टेंट बाबू के घर से लाता है पैसा। ये इतना बड़ा बड़ा बिरयानी पर लोगों को लाना कहाँ से लाता है? इसका क्या था? इसके दादा को था। ये 400, 500, 1000, 1200 करोड़ रुपया लाता है, और पैसे वाले को लाता है 10 करोड़ 20 करोड़ वाले को पकड़ के MLC में खड़ा करके उसका पैसा लगा देता है। क्या औकात पर चली गई? किस सब का नाम ले रहे हो आप? ये लोग राजनीति के कोर हैं, कोर। ना लाठी खाना, ना संघर्ष करना, ना कुछ। और शांत प्रशांत, बाप रे बाप, यदि ऐसे ऐसे लोगों का नाम लोगे, ये कहता है सूडान है बिहार, सूडान के तरह है। एक बार वोट नहीं दिया तो बिहार सूडान हो गया। अरे बेवकूफ, तुम्हारी औकात 300 करोड़ लोगों में, खरीदार तुमको 300 करोड़ में खरीदा, 400 में खरीदा, 1200 करोड़ में खरीदा, गरीब को 1000 में खरीदता है। तुम सूडान कह दोगे? तुम बिहार के इतिहास को जानते भी हो। पूरा पश्चिम बाहर विदेश में पढ़ते थे। A+ हम भी पढ़ रहे, हम जैसा गणित जानेंगे वैसा करते हैं। और राजनीति ये पैसा के द्वारा, ये जितना चोर उचक्का था सबको जमा करने लगा। रिटायर आया जो लुटेरा था, मैं ऐसा, बाप रे बाप, बकसिए ऐसे लोगों से देश को। आपकी थोड़ी राजनीति की ओर चलते, आपके दुश्मन और दोस्त लगातार बदलते रहे, पहले निर्दलीय, फिर RJD, फिर कांग्रेस से लगाओ। नहीं, 7 बार में 2 बार RJD, वो भी पप्पू यादव के कारण वहां जीता। अब RJD कहाँ जीतती है? क्यों नहीं जीतती है? अब क्या हार जाती है? पप्पू यादव नहीं है तो। ये जो लंबी बात करते हैं, मैडम सुपौल में चुनाव लड़ती है, नहीं लड़ रही है तो कहाँ जीतती है? पूर्णिया में जादव तो है ही नहीं। पूर्णिया में तो पिछड़ा है, अगला है, मुसलमान है, सबसे ज्यादा वहां पर ST SC माइनॉरिटीज और गरीब लोगों का पप्पू यादव पागल हुए। पप्पू यादव के लिए सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज, ST SC और गरीब लोग पागल है। ठेला वाला, रिक्शा वाला, टमटम वाला, फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, जिलेबी वाला, ये लोग जाम है, साइकिल वाला, टमटम वाला। क्या हम कहाँ जाएंगे? हम जनता से हैं कि इन दल से हैं? पप्पू यादव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता जनता के अलावा। हम सेवक हैं और बेटा हैं, यही रहेंगे। हाँ, स्टेट पॉलिटिक्स में जहाँ जात पात और हिंदू मुसलमान नहीं होगा, पप्पू यादव की स्वतः जिंदगी वहीं पर जाती है, और वो है कांग्रेस। बिल्कुल। इस वक्त बिहार कैसी स्थिति में है? मतलब सरकार की ओर से देखे अफसर राज चल रहा है या क्या सिचुएशन? अफसर राज। कैसे? अफसर, बिना अफसर भ्रष्टाचार देश में कहीं खत्म हुआ? औकात हुआ कोई PM CM को भ्रष्टाचार खत्म करने की? दिल्ली में कहीं पर? आप हमको बताओ ना, एक RTPS में जाओ और उसका नाम चेंज कराओ, टेलीफोन नंबर चेंज कराओ, 4 सटेगा। हर चीज में पैसा। इतना हरियाली यात्रा, ये यात्रा सब तो निकाला, क्या हुआ? और बिहार को कितना पैसा दिया ये आज तक?
बाहर की जीएसटी की पैसा, सारे पैसे तो रखे हुए हैं। क्या बकवास करता है। आप जो बात अभी क्या पूछे क्वेश्चन, यही नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, सरकार की अफसर राज, गुंडा राज की वही तो मैं कह रहा हूं। आप उठा के देखो, अफसर की मनमानी मोनोपोली के अलावा कुछ है? बालू शराब माफिया, ये कहेंगे कि हम इसका अधिकारी, अरे बाप मेरे मंत्री में बालू माफिया सब बैठल है। विनय बाबू उसका करिए ना, विधायक बन रहा है उसका करिए ना, बड़का बड़का महल बना के ताजमहल के रखा हुआ है उसका करिए ना। एनटीपीसी का पैसा, वहां का पैसा सारा क्या कह रहा। पहले आप जो कह रहे हैं माफिया लोगों का, तो सबसे बड़का माफिया तो पॉलिटिशियन है, उसकी जमीन कब्जा करिए ना। 90 के पहले जिसके पास संपत्ति नहीं था और आज अकूट संपत्ति है, जो पहले एमपी थे, एक्स एमपी हो गए, मिनिस्टर थे, आप कलेक्टर, आप एडीएम डीएम लोग आपका जमीन खरीदे हुआ है सब जगह। आप बीपीएससी के चोरी में जो पैसा कमाया है, जो नालंदा में पैसा कमाता है, जो सोना माफिया जेल में बैठ करके सोना लूटता है, उसका क्यों नहीं आप उसको चैलेंज कर रहे हैं? काय मनी मारते हैं लंबा लंबा का। पहले पॉलिटिशियन और पदाधिकारी को हाथ लगाइए, है हिम्मत तो पहले पॉलिटिशियन और पदाधिकारी को के पैसे को निकालिए, उसके ईडी लगाइए, उस पर विजिलेंस लगाइए। राज नीतीश बाबू राज है। नीतीश बाबू को तो लोग खत्म कर देगा, देखिएगा। शिंदे और अजीत पवार पैदा होगा बहुत जल्दी। शिंदे और अजीत पवार, लिख लीजिएगा ये बात मैं आपको पहली बार मैं आपको बोल रहा हूं। दिल्ली में एक शिंदे और एक अजीत पवार पैदा हो गया है। कि कोई सपना देख रहा था रेल मंत्री का, नहीं मिला, वो गरियाता है डेली नीतीश कुमार जी को। और बीजेपी शिंदे और अजीत पवार पैदा करती ही करती है। नीतीश कुमार को बीजेपी न फिनिश कर दे इस 2025 को, और मई तक चुनाव हो जाएगा। मैं पहली बार आपको बोल रहा हूं, मई जून तक ये लोग चुनाव करवाने का प्रयास करेगा। आप लिख लो, अक्टूबर सितंबर में टाइम है, ये लोग मई में कराना चाहेगा, या ये लोग नीतीश कुमार को फिनिश करके नया सरकार बनाना चाहेगा, या नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव करना चाहेगा। आप लिख लो, नीतीश कुमार को फिनिश करने का मन बीजेपी बना चुकी है। आपका कोई राजनीति में कोई आदर्श नेता है जिसको मानते सुभाष हो? चंद्र बोस। अच्छा। सुभाष चंद्र बोस हमारी जिंदगी का ऐसा कवि, आनंद मूर्ति जी, ओशो, राजनीति में सुभाष चंद्र बोस। पप्पू यादव को खाने में क्या सबसे ज्यादा पसंद है? लिट्टी चोखा, मटन? क्या? कोई लिट्टी चोखा मटन नहीं। हाँ। भैया मैं कॉफी पीता हूँ। खाने का बहुत स्वाद घर का है, भुज्जा, मूढ़ी, मकई का रोटी, बथुआ पेक्चा, इस सब का साग, कढ़ी बड़ी, भुजिया, चाइनीज में पसंद है। अच्छा। कभी वो थोड़ा सा तो खाते ही हैं। मान लीजिए आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है 100 दिन के लिए। भैया पप्पू यादव ने जितना बांट दिया, अब मुख्यमंत्री क्या बांटेगा? आप हमको बताओ ना। पप्पू यादव ने जितना इन लोग से लड़ लिया, आपको क्या लगता है जो आदमी बिना मुख्यमंत्री, मेरे पास तो सामने में बिना मुख्यमंत्री के हम जात पात करेंगे ही नहीं, मर जाएंगे नहीं करेंगे। राजनीति में पप्पू यादव इस जन्म में क्या 7 जन्म में हम वोट के लिए किसी जात को, किसी विचार को कष्ट नहीं देंगे, हिंदू मियाँ नहीं करेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करेंगे। पप्पू यादव को गोली 100 गोली मारोगे तब वो हम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जो जिस गरीब का, जिस जात का अधिकार है उसको मिलेगा, जो जिस वर्ग का अधिकार है मिलेगा। हम इक्वल करेंगे ही करेंगे, गरीबी खत्म करेंगे। गरीबी मेरे लिए चैलेंज है। 1 महीने में रिजल्ट देंगे, दूसरे महीने में 1 महीने में एग्जाम लेंगे, दूसरे महीने में रिजल्ट देंगे, तीसरे महीने में नौकरी देंगे, सीधा उतनी वैकेंसी निकलेगी। ट्रांसपेरेंट होगा, सीसीटीवी रहेगा और दुनिया देखेगी एग्जाम कैसे होता है। कोचिंग माफिया को मिटा देंगे, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट इलाज फ्री कर देंगे, जांच में 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं। और भ्रष्टाचार 6 महीने के अंदर उन्मूलन, नष्ट और तबाह नहीं कर दिए तो पैदाइश में फर्क होगा। पप्पू यादव का तो दुश्मन है भ्रष्टाचार। पप्पू यादव का तो दुश्मन है ये मेडिकल सिस्टम और एजुकेशन माफिया।
और मेडिकल माफिया। सर 1 महीने के अंदर पूरा मेडिकल माफिया खत्म। 6 महीने से साल भर के अंदर दुनिया का नंबर 1 स्कूल, सरकारी स्कूल करेंगे और हॉस्पिटल करेंगे। और 1 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खत्म। 15 दिनों के अंदर इंटायर माफिया अपराधी बिहार छोड़ देगा, नहीं तो मरेगा, नहीं तो सजा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए विस्तार से। ये दैनिक जागरण का यूट्यूब चैनल है, इस पर जल्द ही ये पॉडकास्ट आएगा। इस पर हमने बिहार की राजनीति पर बात की, जो लोकसभा में हुआ या संसद में जिस पर चर्चा भी हुई, संविधान पर, अंबेडकर पर, उस पर भी हमने पप्पू यादव से बात किया। इसके अलावा बिहार में किन मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर बात किया, किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है उस पर भी बात किया। तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर आएँ और ये पूरा पॉडकास्ट ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।